हेलो एवरीवन, आज हम सीआरपीसी का सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेक्शन 1 से स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपको इसको क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी कि कितने सेक्शन से कितने सेक्शन तक, यानी कितने चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है। जैसे कि अगर आप बेरक लेके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा चैप्टर 1 में बात की गई है शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द आईपीसी एंड सेविंग्स। जैसे इस तरह बात की गई है, तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए वन वर्ड में, जिससे मैंने आपको बताया था, साइनॉप्सिस बना लीजिए। क्योंकि एग्जाम में कई बार चैप्टर में से भी पूछता है कि ये जो चैप्टर है ये कौन से उसमें डील करता है, यानी चैप्टर नंबर किस चीज में डील करता है। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, इससे आपको ना याद हो जाएगी सारी चीजें। तो वैसे तो मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझा सकती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको ऑडियो में क्लास दे रही हूँ। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे इसमें तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी तो आप खुद इंटेलिजेंट हैं ही। ठीक है, डेफिनेशन जो पोर्शन इसमें आता है सेक्शन 2 का, चैप्टर 1 का, उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इसीलिए आज मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। उस थोड़े से को ही आप एनालिसिस कीजिएगा कि किस तरीके से हमको तैयार होना है सीआरपीसी के लिए। ठीक है, तो चलिए आप इसको क्लासिफिकेशन कर लेना। क्लासिफिकेशन करने के बाद आगे आप बढ़ें सेक्शन 1 में। तो आप बेरक देखिए, बेरक में लिखा है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी की बात की गई है, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग आपको करनी है सेक्शन 1 से। अब सबसे पहली बात, सेक्शन 1 किस चीज की बात करता है? यहाँ पे बात ये हो रही है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। कहने का मतलब ये है, कोई भी कोड अगर स्टार्ट होता है, यानी कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ऑलमोस्ट लॉ में उसके नाम और उसकी एक्सटेंशन की बात करता है कि वो एक्सटेंड हो रही है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ कहाँ कहाँ होगा, किसका? इस सीआरपीसी का। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका जो नाम है वो क्या है। जैसे कि इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, मैं पॉइंट वाइज ही आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको एग्जाम में भी फायदा रहे। यानी कि सेक्शन 1 में 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, नेम ऑफ द कोड। दूसरा, एक्सटेंड ऑफ द कोड। तीसरा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, और जहां पर अप्लाई नहीं होगा, मना करने के बाद भी वहां पे अगर अप्लाई करा सकते हैं इसको, तो वो कौन कराएगा अप्लाई। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन 1 है, इसमें हमको यही पढ़ना है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल होगी। अब होल ऑफ द इंडिया की बात किस लिए की गई? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम पढ़ते थे जम्मू एंड कश्मीर की बात, तो अब तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई मैटर ही नहीं है। अब से जो भी लॉ आप पढ़ेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब क्या है, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में लागू होगी क्या? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें लिखा है, देखिए बेरक में, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, इसमें लिखा है, लेकिन अब आपको ध्यान नहीं रखना है, इसको काट देना है। अब तो ये स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो 2 बात क्लियर हो गई। अब ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है, नागालैंड और आसाम में नहीं होगी। क्या? सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बात एक चीज और है, कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल को आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कहता है, क्या? सीआरपीसी की इसकी जो चैप्टर 37 है, उसमें से चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 तो अप्लाई हो जाएंगे। बाकी की जो चैप्टर हैं किसके अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 37 चैप्टर हैं, बाकी के 37 चैप्टर जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। अब अगर वो अप्लाई करवाने हैं तो क्या होगा, कैसे करेंगे? अगर वो अप्लाई करवाने हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसके थ्रू? नोटिफिकेशन के थ्रू। देखिए यही लिखा है बेरक में, आप बेरक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, और सेम चीज बता रखी है सीपीसी में भी, यही बात बता रखी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो यही पूछेगा नागालैंड और आसाम के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे बात की गई है पर्टिकुलर स्टेट की, कोई किसी उसकी बात नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी बात नहीं की गई, ठीक है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, लेकिन स्टेट है ना, तो स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ही उसको अप्लाई करा सकेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब इसका सेक्शन टू को हम समझेंगे। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं अब टू दी पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है क्या क्या पूछा जाता है। बाकी जो भी कुछ इसमें लिखा है बेरक में, वो आप हल्का सा खुद भी रीड करेंगे तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा आपको। बाकी फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज दे रखे हैं। डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले लिखा है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात लिखी है और नॉन बेलेबल के बारे में भी बात लिखी है, यानी कि जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। अब देखिए, अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल क्या है वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत डिटेल से वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना सारी, अगर आपने इन सारी डेफिनेशन को समझ लिया अच्छे से तो सीआरपीसी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहली बात ये है बेलेबल ऑफेंस जो है फर्स्ट शेड्यूल की बात की है। इसमें बेरक को आपको पढ़ना कैसे है, आपको इसको ब्रेक करके पढ़ना है, वर्ड को तोड़ के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका एग्जाम आता है जुडिशरी का वो इसी बिहाफ पे आता है। जैसे कि हमने बात किसकी की कि नॉन बेलेबल क्या है, ठीक है, बेलेबल। अब इसमें फर्स्ट शेड्यूल में 6 कॉलम है। अब 6 में से इसमें से कोई भी कॉलम से आपसे पूछ सकता है। 6 में सबसे पहला जो कॉलम है, आप इसमें देखेंगे ना सीआरपीसी में पीछे ही दे रखा है। 6 में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में है सेक्शन, दूसरे में है उसके जो भी डेफिनेशंस है, तीसरे में पनिशमेंट है, चौथे में कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, फिफ्थ में है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल और सिक्स में है कौन सा कोड ट्राई करेगा। अब आपको क्या समझना है, बेलेबल की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बेलेबल जो है फर्स्ट शेड्यूल के कौन से कॉलम में, तो आपको याद होना चाहिए वो 5th कॉलम में है, ठीक है। 5th कॉलम में वो चीज़ है तो उसको आपको ध्यान रखना है, उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा है कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इट मीन्स कि उस टाइम पे तो और भी बहुत सारे लॉ थे, ठीक है ना, वो कब कब इन्फोर्स हुए, तो वो उस तरीके से बात की जा रही है। इट मीन्स जो वहाँ के प्रशासन ने जो भी बना रखी लोकल अथॉरिटी ने उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, उनको बेलेबल माना जाएगा। किसमें, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी और वैसे भी बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जमानतीय और गैर जमानतीय। मोटा मोटा समझ लीजिए। देखिए ये तो एक नॉर्मल बात है, एक ये फंडामेंटल राइट है, आपको पता होना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और पुलिस ने उसको क्या किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है। अरेस्ट करके पुलिस उसको पुलिस स्टेशन में ले आई और जैसे ही पुलिस उसको पुलिस स्टेशन में लेके आई और उसने क्या है, उसने कहा कि जी भाई आप क्या है मेरे को बेल दे दो इस चीज़ के लिए। तो कोर्ट ने यानी कानून में जो बेलेबल ऑफेंस है उसके बारे में ये प्रावधान है कि कुछ अपराधों के लिए बेल थाने से ही दे दी जाती है, ठीक है। यानी कि एक बेल बॉन्ड भर दिया जाता है, जो भी आपकी उसमें पेमेंट राशि वगैरह होगी वो सब भर दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें बेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको समझना, अब अगर आपको फिर भी वो बेल नहीं देता, कौन, पुलिस वाला, क्योंकि यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस में आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप क्या है, इस अपराध के लिए जो कि कानून में बनाए गए हैं, आप पुलिस थाने से बेल ले सकते हैं। और अगर आपको पुलिस वाला बेल नहीं देता इन अपराधों के लिए तो क्या है, उसके लिए इसको सजा भी हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक आपका फंडामेंटल राइट हो गया, क्या, बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना। अब दूसरी बात ये, अब नॉन बेलेबल क्या है,
अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल राइट है आपका बेलेबल ऑफेंस का, ठीक इसी तरीके से नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका फंडामेंटल राइट खो जाता है, यानी ये कहिए कि वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो कोई साधारण ऑफेंस नहीं होते, जैसे कि 302 और 304 ऑफ आईपीसी, ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आपका किसी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब क्या हुआ, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले आया। अब यहाँ पर पुलिस थाने में लाने के बाद पुलिस वाले का ये काम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, आप समझ रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में क्या कर देना, कोर्ट में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना हर हाल में। इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए और हम सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी को देखेंगे, क्योंकि 437 ऑफ सीआरपीसी में ये बता रखा है कि मजिस्ट्रेट के ये कहिए कि डिस्क्रेशन पे डिपेंड है कि वो देखेगा कि भाई क्या ये जो अपराध है क्या इसको इस चीज़ में बेल दी जाए, अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस वो चीज़ों को समझेगा एंड देन डिसाइड करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सेक्शन 437 यही बता रहा है कि नॉन बेलेबल में कब बेल दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब फर्स्ट शेड्यूल की बात मैंने बता दी। नॉर्मली ये बात जो की गई है वो ये है कि बेलेबल ऑफेंस वो है जिनमें दुनिया में कहते हैं ना, जैसे एक जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि बेलेबल ऑफेंस वो है जिनमें बेल मिलती है। बट लॉ के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं जो हमने आपको बताए, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें शेड्यूल देखिए इसमें बता रखा है ना शेड्यूल को छोड़कर, बट 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस का आपको पता चल जाएगा। शेड्यूल में तो जो दे रखा है वो दे ही रखा है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब इसमें बेलेबल कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से हैं, वो मैं आपको जल्दी ही किसी तरह से या तो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, 1-2 दिन लगेगा चीज़ों को सेट होने में, अदरवाइज मैं इसकी डेस्कटॉप पे ही डलवा दूंगी, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए कि भाई इसमें बेल मिलती है, इसमें नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? अब दूसरा इसमें आपका आता है चार्ज, ठीक है ना। 2A जो है वो आपका बेलेबल ऑफेंस है, 2B जो है चार्ज है। इसको भी याद करने के कुछ तरीके हैं। इसका एक एक वर्ड ले लीजिए आप, एक एक वर्ड ले करके उसको याद कीजिए, क्योंकि सारी तो कहानी किसी को याद रहती ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी मेन इसमें, क्योंकि डेफिनेशन तो इसमें बहुत सारी है, तो कौन सी डेफिनेशन में से ज़्यादा पूछते हैं जो आपको याद करनी है। अभी तो हम सारी समझेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अगर आप एग्जाम देते हैं तो कुछ नहीं पता कहाँ से पूछ दे, लेकिन फिर भी डेफिनेशन को हम अच्छे से देखेंगे, बताएंगे आपको। अब देखिए, अब चार्ज की बात आती है। चार्ज क्या होता है? चार्ज ये होता है जैसे कि आप रास्ते से जा रहे थे, ये जो वैसे इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, किसमें भला, 2B में। 2B में लिखा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अब देखिए, कहने का मतलब ये है जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं ना, आपने क्या किया, आपने किसी का पर्स छीनने के लिए या किसी के नेकलेस छीनने के लिए क्या किया, सबसे पहले उस आदमी के सर में डंडा मारा, ठीक है। जैसे आपने डंडा मारा, पहले तो अपराध आपने डंडा मारने का कर दिया, दूसरा अपराध आपने छीनने का कर दिया, तीसरा जब उसने आपको पकड़ने की कोशिश की बेहोश होने के बाद भी, आपने फिर दोबारा से उसमें गोली मार दी, ठीक है, या फिर उसके घर में भी घुस के आपने चोरी कर ली। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये वैसे तो अलग अलग अपराध हो गए, चाहे तो अलग अलग अपराध का चार्ज, चाहे इन सब का मिला के एक चार्ज बनेगा वही, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए समझना है कि आपके ऊपर एक चार्ज लगा या आपके ऊपर 10 ऑफेंस का एक साथ, या तो इन 10 के चारों के चार अपराध को एक में ही मिला दिया गया, हेड ऑफ द चार्ज कर दिया गया। चार्ज का मतलब यहाँ क्या है, चार्ज का मतलब आरोप है कि भाई आपने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो इन सब को मिला करके आपको इस चीज़ की इतनी पनिशमेंट है। या फिर अलग अलग भी दे सकते हैं कि भाई आपने तो देखो हर्ट भी किया, ग्रीवियस हर्ट भी किया, आपने तो चोरी भी की, फिर आपने तो मर्डर भी कर दिया। तो ये चाहे अलग अलग हो, ध्यान रखिएगा, चाहे तो एक का हो चाहे 10 ऑफेंस का भी एक साथ चार्ज लगता है, उसका भी कोई एक हेड भी चार्ज हो सकता, हेड भी चार्ज माना जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चैप्टर 17 में जब पढ़ेंगे, चैप्टर 17 में चार्ज के ऊपर डिफाइन किया गया है।
इज ए क्लियर? चैप्टर जो आपका 17 है वो यही बताता है, और इसमें तो केवल एक लाइन लिखी है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना मारें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का पोर्शन। अब बात आ जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें क्या लिखा है देखते हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। सबसे पहली बात, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना है कि वो कौन सी ऑफेंस है जिसमें आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट। उसके पीछे रीजन है कि इतनी देर में तो आप भाग जाओ, पता नहीं कैसे क्या कर दो। सबसे पहली बात, मर्डर के केस में, रेप के केस में, डॉरी डेथ के केस में, किडनैपिंग में, थेफ्ट में, ठीक है ना, आपको बिना वारंट के इतनी देर में कोर्ट से वारंट लेने जाएगा, तब तक तो पता नहीं कैसे क्या हो जाए। इसीलिए ये प्रोविजंस बनाया गया। और ये जो बात फर्स्ट शेड्यूल की ये तो हमने इसमें बताया ना आपको, ठीक है ना। फोर्थ में है ना कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसे केस जो कि बहुत ग्रीवियस नेचर के हैं, बहुत गंभीर किस्म के अपराध हैं, ये वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लेगी, आपसे कुछ नहीं पूछेगी, सीधा आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। इज दैट क्लियर? नॉन कॉग्निजेबल आपका आगे है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही करूँगी, आपको जो मैंने बताया 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी का डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम कोशिश करेंगे 5-5, 10 सेक्शन को कंप्लीट करने की, ठीक है।